हेलो माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत सिंह। आज से अपन चालू करेंगे फिजियोलॉजी की वर्कबुक सीरीज। इसके अंदर अपन बात करेंगे फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी जो सब्जेक्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट इन फॉर थ्री मेन पर्पसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, if you are MBBS student, this subject help in your YY subjects. बेसिकली जो आपका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रॉफ एग्जामिनेशन में जो YY होता है, physiology is must. Second, if you are in final year or after you completed your MBBS you completed your MBBS course, then this subject important in your competitive examination like FMGE, like NEET PG, I9 set examination, because this will carry a huge marking. And third one, this is also used in your day-to-day life clinical practices. So physiology is must subject for any doctor or any medical professional. So let's start physiology with our workbook series on cranial mates. Hey, myself Dr. Manpreet Siranawat. I am your teacher for your physiology and go through the all systems and subjects step by step. So let's start. So this is my page for the physiology. This is cranial page. Here marking of the physiology workbook. You are welcome to the cranium mates, which is important for your FMG, NEET, PG and MBBS examinations. Let's start our chapter. But before this, I have to say something for your exam, for your physiology to start before the subject. सबसे पहले आपको सबको पता है जो फिजियोलॉजी होती है आपकी, फिजियोलॉजी, ये दो जगह मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है फॉर FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, जहां पर ये कम से कम 17 नंबर की आती है फॉर द 17 मार्क्स। एंड फॉर द PG एग्जामिनेशन और I9 सेट एग्जामिनेशन ये कम से कम 10 to 12 मार्क्स कैरी करती है। एंड दिस विल टेक अ ह्यूज मार्किंग। ठीक है, और अपन इस वर्कबुक से 80 to 85% तक लाने की कोशिश करेंगे। एंड दिस विल बिकम अ मोर एंड मोर नंबर, जिससे कि आप आपका पासिंग सर्टिफिकेट इजीली ले सकते हैं और एक ड्रीम ब्रांच आप सिक्योर कर सकते हैं फ्रॉम दिस वर्कबुक। बिफोर स्टार्टिंग फिजियोलॉजी, यू ऑल हैव टू नो दैट फिजियोलॉजी होती क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजी? सो फिजियोलॉजी क्या होता है? इट्स जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर बॉडी। इट्स जस्ट योर नॉर्मल फंक्शन ऑफ योर बॉडी। बिकॉज बॉडी के अंदर अपन एक चीज पढ़ेंगे, जैसे कि आपका हार्ट है। ये जो हार्ट है, इसका काम क्या है? पंपिंग ऑफ द ब्लड। दिस इज द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बट ये आपको कैसे पता है? बिकॉज यू आर डॉक्टर, आपको पता है ना। सो पंपिंग ऑफ द ब्लड, अगर इस कंडीशन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, इफ देर इज एनी डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी, देन इट इज नॉट रेफर टू फिजियोलॉजी, इट्स रेफर टू पैथोलॉजी। इसको अपन दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो पेशेंट को हाइपर मायोपैथी हो गया है। पेशेंट की जो हार्ट कार्डियक मसल्स है वो बड़े हो चुके हैं। ठीक है, इसकी वजह से ब्लड अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजी। फॉर स्टडिंग हाइपरट्रोफिक मायोपैथीज वी हैव टू नो दैट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ द हार्ट, नॉट फॉर द हार्ट, फॉर ऑल द बॉडी। लाइक किडनी वर्क फंक्शंस इज to filter out the blood. This is the normal function of the body. But in case like a nephrotic syndrome or a nephritic syndrome, the protein levels come in the urine, which is more levels basically. ठीक है, more protein levels come to the urine. ठीक है, इसको अपन nephrotic या nephritic syndrome बोलते हैं. But how we know that what is the normal percentage of the protein, so that we can say that the protein which we will get in the urine is higher. जो यूरिन के अंदर जो प्रोटीन आ रहा है वो ज्यादा है, लेकिन अपन को कैसे पता? इफ यू डू नॉट नो द नॉर्मल रेंज ऑफ प्रोटीन। सो फिजियोलॉजी के अंदर अपन बात करेंगे द नॉर्मल रेंजेस, द नॉर्मल फंक्शंस, द नॉर्मल स्ट्रक्चर, नॉट स्ट्रक्चर अपन एनाटॉमी में बात करेंगे। व्हाट इज द नॉर्मल थिंग्स वी स्टडी इन आवर बॉडी। ठीक है, सो नॉर्मल फंक्शन ऑफ थिंग्स इज नोन एज फिजियोलॉजी बेसिकली। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजियोलॉजी? देखो, आपको जब भी फिजियोलॉजी पढ़नी है तो उस चीज को अंडरस्टैंड करना, अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग द नॉर्मल फिजियोलॉजी, किसी भी चीज का नॉर्मल फंक्शन जानना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। फिजियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी चीज का नॉर्मल फंक्शन जानना ही आपका ऑब्जेक्टिव है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेगुलेशन एंड कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेगुलेशन, और दूसरा होता है कंट्रोल। ठीक है, इसके बारे में अपन आगे और बात करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल? रेगुलेशन मतलब कुछ चीज रेगुलेट करना, कुछ चीज करना, और कंट्रोल मतलब कुछ चीज हो रही है उसको रोकना। दिस इज द मेन टू फंक्शंस ऑफ फिजियोलॉजी। कोई चीज हो रही है उसको रोकना, और कुछ चीज नहीं हो रही है उसको रेगुलेट करना। रेगुलेशंस एंड कंट्रोल, दिस आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है,
So let's start about our understanding and normal physiology, regulation, control complete. Next is scope of physiology. ये एक नॉर्मल एग्जामिनेशन पर्पस के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप फिजियोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं तो वी नीड समथिंग टू स्टार्ट आवर फिजियोलॉजी. सो स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी. We have different type of physiology, just like first of all we have a molecular physiology जहाँ पर अपन molecules level पर study करते हैं for the physiology purpose. ठीक है. नेक्स्ट इज वी हैव अ सेल्युलर फिजियोलॉजी. सेल्युलर फिजियोलॉजी क्या होता है? जहां पर अपन सेल्स के लेवल पे फिजियोलॉजी का स्टडी करते हैं बेसिकली. ठीक है. नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन वी हैव अ सिस्टमिक फिजियोलॉजी. सिस्टमिक फिजियोलॉजी क्या होता है? अपन फिजियोलॉजी को एक साथ नहीं पढ़ सकते. वी हैव टू डिवाइड इन अ डिफरेंट ग्रुप्स. तो जो ग्रुप्स होता है इसको अपन बोलते हैं सिस्टमिक फिजियोलॉजी. जैसे कि आपने ब्रेन पढ़ा तो उसको अपन ने पढ़ा सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी. आपने हार्ट पढ़ा, वी हैव स्टडीड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी. सो इट इज डिवाइडेड इन सिस्टम्स बेसिकली. ठीक है. रिनल फिजियोलॉजी हो गया, एंडोक्राइन फिजियोलॉजी हो गया, रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी हो गया. सो इट इज डिवाइडेड इन सिस्टम बेसिस पे. एंड लास्ट वन इज योर अप्लाइड फिजियोलॉजी. अप्लाइड फिजियोलॉजी क्या होता है? वेयर वी हैव टू अप्लाई सम फिजियोलॉजी. ठीक है. तो दिस आर सम स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी, नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. बस आपको इतना याद होना चाहिए दैट व्हाट आर द स्कोप्स ऑफ फिजियोलॉजी. इसमें सबसे दो इंपॉर्टेंट है सिस्टमिक, जिसके हिसाब से अपन पढ़ते हैं, और अप्लाइड फिजियोलॉजी आप हायर लेवल्स पर पढ़ेंगे बेसिकली. ठीक है. नॉट नाउ नीडेड बेसिकली. नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आप 12th में पढ़ते थे बेसिकली. एंड हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड. कैसे बनता है? यू ऑल नो दैट वी हैव अ स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल्स. वैसे तो बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट्स भी होते हैं, एटम्स होता है वगैरह वगैरह. अपने को इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट हैव टू स्टडी दैट वी हैव अ सेल्स. दिस सेल्स विल मेक टिश्यूज. दिस सेल्स कंपाइल एंड मेक टिश्यूज. दिस टिश्यूज विल मेक organs. This tissues will make organs and this organ makes organ system OS. ठीक है. और ये organ system मिलकर क्या बनाएगा आपका organism. I hope you all know this. The cell, tissue, organ system and organism. Simple. ये तो था अभी तक का छोटी मोटी बातें, जिससे कि आपको अब थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए लेक्चर से, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए मेरे से. ठीक है. आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए कि आपको अब स्पीड आगे करनी पीछे करनी है. नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ योर फिजियोलॉजी. अब से आपके क्वेश्चन जो है वो आने शुरू हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विथ होम्योस्टेसिस. व्हाट डू यू मीन बाय होम्योस्टेसिस? जस्ट सी एन एग्जांपल. सॉरी, जस्ट नॉट सी, मैं दिखा नहीं रहा हूं. आप जस्ट सोचो. जस्ट थिंक दैट यू आर गोइंग टू अ थार डेजर्ट्स. ठीक है. बट नॉट इन मंथ ऑफ दिसंबर. आप थार डेजर्ट जा रहे हो आपके फैमिली के साथ में टू एंजॉय योर वेकेशन. बट आपने गलती कर दी. आपको क्या एक ऑफर आया था इन द जून. यू हैव ऑफर ऑफ फ्लाइट दैट यू हैव 80% ऑफ ऑन द फ्लाइट टिकट्स बट नॉट ऑन द दिसंबर. तो आपने सोचा ठीक है, क्या है, एसी वाला रूम ले लेंगे और चले जाएंगे. सो यू गो टू द जैसलमेर ऑन द June 2027 on after passing your examination obviously on the 27th of June basically. ठीक है. यहाँ पर आपको लग रहा था कि शायद ठंड आ जाएगी बेसिकली, मतलब बारिश आ जाएगी तो थोड़ा सा एनवायरमेंट ठंडा हो जाएगा. बट यू गो टू देयर. अब वहां जाकर आपने क्या देखा बेसिकली? वहां जब आप गए तो आपने देखा बहुत हॉट क्लाइमेट था, बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट था. लेकिन ना आप बीमार पड़े और ना ही आपको ज्यादा ठंड लगी या ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बेसिकली. ठीक है. लेकिन आपके बॉडी जो फंक्शन है वो सारे इजीली काम करने लग गए. आप वहां पर घूमे फिरे, आपको बहुत ज्यादा पसीना भी हुआ. ठीक है. आपने बहुत सारे पानी की बोतलें खाली कर दी बेसिकली. आप घूमे फिरे, पिक्चर फोटो खींचे, फोटोज के नीचे कमेंट्स भी आ गए कि जो जून के अंदर कौन जैसलमेर घूमने जाता है बेसिकली. ठीक है. तो आप ये सब कर आके वापस आ गए. लेकिन आपने एक चीज नोटिस की थी कि जब भी वो पर्सन घूमने गया वहां पर, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ. क्यों कुछ नहीं हुआ? उसकी बॉडी ने अपने सिस्टम को मैकेनाइज कर लिया. कैसे मैकेनाइज कर लिया? बेसिकली उसकी बॉडी ने अंदर का सिस्टम को कूल किया. बिकॉज आउटर एनवायरमेंट इज वार्म, आउटर एनवायरमेंट इज हॉट क्लाइमेट के अंदर में बॉडी के अंदर उसने क्या किया? ठंड, अपने आप को ठंडा कर दिया बेसिकली. ठीक है. लेकिन वहीं एक पर्सन जो है वो हिमालय पे गया, कश्मीर गया ऑन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर, जहां पर बहुत ज्यादा सर्द पड़ रही थी, ठंड था, कोल्ड था. बट इंस्टेंट ऑफ बीइंग कोल्ड वहां पर उसको क्या हो सकता था बेसिकली? उसको हाइपोथर्मिया हो सकता था. बट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है वो राइज कर गया. इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर है वो राइज कर गया. और ये सब के सब क्यों हो रहा है? व्हाई आवर बॉडी एडजस्ट? बिकॉज ऑफ द होम्योस्टेसिस. सो होम्योस्टेसिस का कुल मतलब, मेरा कहने का मतलब है होम्योस्टेसिस का मतलब होता क्या है? तो सिंपल सी एक लाइन का है बेसिकली. इट्स योर एबिलिटी टू मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट, नॉट जस्ट टेम्परेचर. अंदर बहुत सारी चीजें होती है जो होम्योस्टेसिस के बेस पर रहती है. तो जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करना ही होम्योस्टेसिस होता है. ठीक है. अभी किस किस लेवल पे
जो एनवायरमेंट है वो उसको मेंटेन करता है अंदर का। तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है होम्योस्टेसिस के बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर होम्योस्टेसिस? तो सबसे फर्स्ट जो होम्योस्टेसिस होता है ये एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। क्या है? इट्स एन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इट्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? मतलब ये बहुत अलग अलग लेवल्स पर काम करता है। सो इट्स हैव अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज दिस हैव अ कांस्टेंट मॉनिटरिंग। कांस्टेंट व्हाट डू मीन बाय कांस्टेंट मॉनिटरिंग? देखो आपकी बॉडी, आपके ब्रेन को नहीं पता है कि आपकी बॉडी आप कहाँ कहाँ इसको लेके जा रहे हो। उसको लगता है कि अभी हाँ ठीक है मैं ऐसे ही बैठा हूँ, लेकिन अचानक से कोई काम आ गया, बाहर चला गया, ठीक है। आपकी बॉडी को नहीं पता है बाहर गए हो, लेकिन उसके पास कुछ एजेंट्स हैं जिससे उसको पता पड़ता है कि बाहर चला गया। तो उसको कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट नजर रखनी पड़ती है इसको कि कहाँ गया, क्या कर रहा है, तो वो अपना टेम्परेचर जो है वो अपने आप मेंटेन कर सके, ठीक है। सो कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। व्हाट डू मीन बाय सेल्फ रेगुलेशन? इसको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको पढ़ने के लिए एक मोटिवेशन की जरूरत है। यू हैव टू पास द एग्जामिनेशन, यू नीड योर पासिंग सर्टिफिकेट, यू हैव टू पास योर एग्जामिनेशन टू गेट योर ड्रीम ब्रांच, ठीक है। ये एक मोटिवेशन है, लेकिन होम्योस्टेसिस को करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इट्स अ सेल्फ रेगुलेटरी कंडीशन। एंड नेक्स्ट वन, दिस इज नॉट necessary, this it is not a characteristic point, it is necessary for your survival. So मैं यहाँ लिख देता हूँ सर्वाइवल। इंसान को सर्वाइव करने के लिए होम्योस्टेसिस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो गया। उसके बाद में सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन मतलब खुद से रेगुलेट करना और सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस आर द कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स ऑफ योर होम्योस्टेसिस, ठीक है। नाउ एग्जांपल्स, कहाँ कहाँ आपकी बॉडी के अंदर जो है कहाँ कहाँ आपकी बॉडी के अंदर जो है होम्योस्टेसिस का काम पड़ रहा है, कौन कौन ऐसी चीजें हैं जो कि होम्योस्टेसिस के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल योर बॉडी टेम्परेचर। वी ऑल नो दैट वी हैव 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक फिक्स टेम्परेचर है जो कि आपकी बॉडी मेंटेन करती है। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी बॉडी काम करती है। इससे कम हुआ हाइपोथर्मिया हो जाएगा आपको, इससे ज्यादा हुआ बॉडी के अंदर बर्न्स हो जाएंगे, फीवर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे आपकी बॉडी काम करती है। नेक्स्ट वन इज यू ऑल नो दैट वी हैव अ ब्लड ग्लूकोज लेवल। यू हैव अ ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है ये भी एक कांस्टेंट होम्योस्टेसिस पे डिपेंड करता है। इसको कांस्टेंट रखना, क्योंकि ये ग्लूकोज कभी भी बढ़ सकता है। वी हैव अ स्पाइक्स ऑफ ग्लूकोज। इंडिया में तो खासकर यहाँ पर कोई मेहमान भी आता है और 4 मिठाइयाँ बच जाती है तो अपन 4 मिठाई एक साथ खा जाते हैं। इससे बॉडी के अंदर कांस्टेंट स्पाइक हो जाता है किसका? ग्लूकोज का बेसिकली, ठीक है। एक स्पाइक मारता है ग्लूकोज, लेकिन उसको कंट्रोल में कौन रखता है? आपका होम्योस्टेसिस, ठीक है। आपने गरम गरम जलेबी देखी, वो गरम जलेबी क्या हुआ? मम्मी ने डांटा, क्या किया? फ्रिज में रख दिया, मम्मी ने फ्रिज में इसको रख दिया, ठीक है। आपने एक दिन चुपके से गए, फ्रिज खोला, जलेबी देखी, जलेबी खा ली, एक इंस्टेंट राइज इन द स्पाइक इन ब्लड ग्लूकोज। लेकिन इसको कौन रोक रहा है? आपका होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ब्लड पीएच लेवल। ब्लड पीएच लेवल क्या होता है? आपको पता है आपकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक न्यूट्रल पीएच पे काम करती है। अगर एसिडिक हो गई तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाएगा, अगर बेसिक की तरफ चला गया पूरा पीएच लेवल तो एल्कलोसिस हो जाएगा। इट्स इमरजेंसी कंडीशन बेसिकली, ठीक है। तो ब्लड पीएच इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय योर होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट इज योर फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड इन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आपके लेवल हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, फ्लूइड लेवल से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन कैसे होगा? विद द होम्योस्टेसिस ऑफ द मेंटेनिंग एबिलिटी फॉर द इंटरनल लेवल्स ऑफ द आयंस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट होना जरूरी है। अगर सोडियम कम हो गया क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया हो जाएगा। सोडियम ज्यादा हो गया हाइपरनेट्रीमिया हो जाएगा। पोटेशियम ज्यादा हो गया हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। पोटेशियम कम हो गया हाइपोकेलीमिया हो जाएगा। एंड दिस ऑल आर योर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, ठीक है। सो फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स, ब्लड पीएच, ब्लड ग्लूकोज और ब्लड टेम्परेचर। एक चीज और रह गई, यू ऑल नो दैट यू हैव अ ब्लड प्रेशर। कभी कभी ये ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, इसको अपन बोलते हैं हाइपरटेंशन। इस कंडीशन के अंदर यू हैव रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे वैसे।
जो ये क्या करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये सब किसके एजेंट्स हैं, होम्योस्टेसिस के एजेंट्स हैं बेसिकली, ठीक है। ये क्या करते हैं, इस चीज को कंट्रोल करते हैं कि इंसान का ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, हाइपरटेंशन ना हो जाए, पेशेंट को हाइपोटेंशन ना हो जाए, मतलब पीएच कम ना, प्रेशर कम ना हो जाए बेसिकली, ठीक है। सो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। एक बार फिर से अपन बात कर लेते हैं। वी हैव अ बॉडी टेम्परेचर विच इज सेट ऑन द 37 डिग्री सेल्सियस, वी हैव ब्लड ग्लूकोज लेवल, वी हैव अ ब्लड पीएच लेवल, वी हैव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, एंड वी हैव अ ब्लड प्रेशर। दिस ऑल आर योर एग्जांपल्स ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं की कंपोनेंट ऑफ होम्योस्टेसिस। बेसिकली इस जो आपका होम्योस्टेसिस है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो कि आपको काम कराते हैं इस होम्योस्टेसिस को। बेसिकली होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। जैसे कि एक सरकार चलाने के लिए एक पर्टिकुलर फील्ड चाहिए, जैसे कि जो लो वर्कर्स होते हैं से लेकर हाई प्रोफाइल वर्कर्स तक सब एक सिस्टमेटिक वर्क एरिया में चलता है बेसिकली, ठीक है। तो इसी टाइप से अगर आपको होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, यू नीड समथिंग अ कंपोनेंट्स विच विल रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ परफेक्ट होम्योस्टेसिस। सो व्हाट आर दिस की कंपोनेंट्स फॉर होम्योस्टेसिस? सबसे पहले बात करते हैं फॉर दिस की कंपोनेंट्स वी हैव रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स मतलब जैसे कि आप बाहर गए, आपको ठंड लगी, आपकी बॉडी को कैसे पता पड़ा आपको ठंड लग रही है? यू हैव अ स्किन, यू हैव आइस, यू कैन सी दैट बाहर बर्फ गिर रही है। आपको किसी ने कहा कि बाहर ठंड है, आपके रिसेप्टर्स एक्टिव हो गए। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, चाहे वो आइस हो, चाहे वो स्किन हो, चाहे वो ईयर्स हो, चाहे कहीं से भी आपकी बॉडी को, आपकी ब्रेन को क्या पता पड़ रहा है बाहर ठंड है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर्स है क्या काम करते हैं? इनका काम होता है बस एक, अपने इंफॉर्मेशन लो और कहाँ भेजो? ब्रेन को। इस ब्रेन को अपन बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। इस ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? कंट्रोल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल सेंटर तक बात आ गई। कंट्रोल सेंटर ब्रेन होता है बेसिकली, ठीक है। कंट्रोल सेंटर जो होता है आपका ब्रेन, बेसिकली ये मान लो आपका ब्रेन है, यहां पर एक तरफ से बात आती है और एक तरफ से बात जाती है। सो इट्स टू द ब्रेन एंड इट्स फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है। तो इधर एक डिफरेंट फाइबर्स यूज होते हैं जो कि आपको याद करना जरूरी है या फिर आपको पता होना जरूरी है बेसिकली। जो फाइबर्स ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाते हैं, आते हैं, जो मैसेज लेकर आते हैं उसको हम बोलते हैं एफरेंट, आते हैं एफरेंट, ठीक है। और जो ब्रेन से मैसेज लेकर जाते हैं इसको हम बोलते हैं इफरेंट, ठीक है। सो व्हाट डू यू मीन बाय एफरेंट फाइबर्स? आते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इफरेंट फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो ब्रेन होता है बेसिकली, ये ब्रेन क्या करता है? इस मैसेज का ये जाता है इसके इफेक्टर्स के पास में। दिस कंट्रोल सेंटर गोज टू इफेक्टर, ताकि इफेक्ट आए। और ये इफेक्टर क्या करता है बेसिकली? इफेक्टर विल लीड टू योर रेस्पॉन्स, विल लीड टू रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स का मतलब ही क्या है? एक्शन। मतलब सिंपल सी बात है, देखो एग्जांपल के तौर पर रिसेप्टर है आपका, ठीक है। जैसे कि आइस मान लो, उसने क्या कैप्चर किया? दैट देयर इज एन वार्म कंडीशन, ठीक है। वार्म कंडीशन है, बाहर बाहर गर्मी होने वाली है। नाउ दिस कंपोनेंट विल गो टू योर ब्रेन फ्रॉम द एफरेंट फाइबर्स। और इसने क्या बोला कि ब्रेन को कि भाई बाहर गर्मी होने वाली है, आप कुछ करो। इसने इफेक्टर के थ्रू एक मैसेज दिया किसको? रेस्पॉन्स के तौर पर, कि बॉडी के अंदर स्वेटिंग करवाओ। व्हाट डू यू मीन बाय स्वेटिंग? दैट रिलीज ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्किन। स्वेटिंग से क्या होगा? बॉडी कूल डाउन हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। सो इट्स टाइप ऑफ एन की कंपोनेंट। की होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए वी हैव सम कंपोनेंट्स जो कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। जस्ट लाइक एक एग्जांपल देखो, इफ अ बॉडी नोस कि बॉडी रनिंग कर रही है, बेसिकली बॉडी दौड़ रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? हार्ट रेट बढ़ा, हार्ट रेट इतना बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, पेशेंट विल एंड अप इन हाइपरटेंशन, ठीक है। अब ये चीज किसने सेंस की? जो वहां के रेस्पॉन्स टीम है या फिर वहां पे जो भी रेस्पॉन्स रिसेप्टर्स हैं, उन्होंने क्या सेंस किया? दैट हाइपरटेंशन हो रहा है बॉडी के अंदर, द बॉडीज हार्ट रेट लेवल इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये लेकर कौन कहाँ गया? ब्रेन के पास गया। ब्रेन ने क्या किया? इस चीज को देखा कि हाँ भाई हाइपरटेंशन है, पेशेंट मर सकता है इससे, तो उसने क्या किया? बैरो रिसेप्टर को एक्टिव किया। तो यहाँ पर इफेक्टर कौन हो गया? आपका बैरो रिसेप्टर। इसने क्या रेस्पॉन्स दिया बेसिकली? इसने क्या किया? उस मसल्स के बैरो रिसेप्टर के थ्रू में उस जो हार्ट रेट को, जो बढ़ी हुई हार्ट रेट है उसको कम कर दिया, ठीक है। सो ये क्या है? एक होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए कुछ कंपोनेंट्स है जिसको अपन बोलते हैं कि कंपोनेंट फॉर रिसेप्टर्स, ठीक है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, इसको मैं यहां पे फाइबर लिख देता हूं, एफरेंट फाइबर्स, ठीक है। एफरेंट फाइबर्स के बन जाता है आपका, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रेस? सो इट इज receptors, your afferent fibers, your control system and your effector. So res means key components of your homeostasis, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन या फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज
होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टेसिस दो टाइप के फीडबैक सिस्टम पे काम करता है। होम्योस्टेसिस को कैसे पता कि कब आपका एक्शन चालू करना है या फिर कब आपका एक्शन बंद करना है, तो इसके लिए होता है होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम इट इज स्पेशल फॉर डिटेक्ट चेंजेस, डिटेक्ट चेंजेस। एक इंसान था, उसने एसी में सोया था बेसिकली, ठीक है। अब वो एसी से उठा, बाहर गया, अचानक से वापस अंदर आ गया। क्यों अचानक से वापस अंदर आ गया? क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, उसके पास कोई काम तो था नहीं, बाहर बहुत गर्मी थी, तो वो वापस एसी में आके सो गया। लेकिन इस दौरान में बॉडी ने क्या सेंस किया, बॉडी कूल डाउन थी, तो बॉडी क्या कर रही थी, थोड़ी थोड़ी शिवरिंग कर रही थी ताकि बॉडी ठंडी ना पड़ जाए। बाहर गया अचानक से, उसका हार्ट रेट फटाफट बढ़ने लग गया, तो ब्रेन ने क्या सोचा, ये एक्सरसाइज करने लग गया है, तो बेरो रिसेप्टर को कहा डाउन करो डाउन करो डाउन करो। लेकिन अचानक से वो बाहर चला गया, गर्मी हुई, पसीना आने लग गया अचानक से उसको। आपने देखा होगा जब भी आप एसी से अचानक बाहर जाते हो, आपको पसीना होना शुरू हो जाता है, तो बॉडी ने इमीडिएटली क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, दैट बॉडी इज इन द वार्म कंडीशन एंड ही हैव टू प्रोड्यूस स्वेटिंग, ठीक है। लेकिन अचानक से वो वापस अंदर भी आ गया, तो अब बॉडी ने क्या सेंस किया, वापस बॉडी कूल डाउन हो गई है, ठीक है। वापस बॉडी कूल डाउन होने लगी, वापस शिवरिंग करने लग जाओ बेसिकली, ठीक है। आपने जब भी देखा होगा, अगर आपको पसीना हो रहा है और आप अचानक से एसी में चले जाओगे, आपको शिवरिंग करने लग जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? वाई दिस हैपन इन सेकेंड्स बेसिकली, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम। ये होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम दो टाइप का होता है। कौन कौन से दो टाइप का होम्योस्टेसिस फीडबैक सिस्टम होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक और एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, पॉजिटिव फीडबैक। और पॉजिटिव फीडबैक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको आगे इंपॉर्टेंट काम आएगा गेन ऑफ द कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो दोनों को अच्छे से पढ़ेंगे अपन, और उसके बाद बात करते हैं अपन कि क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक एंड द पॉजिटिव फीडबैक, दोनों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या हो रहा है वो देखो। सबसे पहले नेगेटिव फीडबैक के अंदर हो क्या रहा है वो देखो। सबसे पहले तो वी हैव अ स्टिमुलस, आपकी बॉडी ने कुछ स्टिमुलस सेंस किया, ठीक है। बॉडी के अंदर कुछ स्टिमुलस सेंस किया, जो कि आपकी बॉडी ने क्या किया, उसको पहुंचाया, कहाँ है पहुंचाया, कंट्रोल सिस्टम के पास में बेसिकली, ठीक है। तो इस स्टिमुलस को किसने रिसेप्ट किया, किसने सेंस किया? बेसिकली रिसेप्टर ने इसको सेंस किया। एंड वाया दिस रिसेप्टर दिस विल गो टू योर कंट्रोल सिस्टम, या फिर कंट्रोल सेंटर, जिसको अपन ब्रेन बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। नाउ दिस कंट्रोल सेंटर विल गो टू योर इफेक्टर, एंड दिस इफेक्टर विल गिव आंसर इन योर रेस्पॉन्स, ठीक है। एक्शन कैसे देगा वो? रेस्पॉन्स के फॉर्म में देगा। अब नेगेटिव फीडबैक कैसे काम करता है? अगर स्टिमुलस नहीं है, जैसे कि पेशेंट बाहर गया, गर्मी हुई, लेकिन अचानक से अंदर आ गया, पेशेंट नहीं, सॉरी, जो आपका लड़का था बाहर गया, अचानक से अंदर आ गया, तो अब जो स्टिमुलस थी वो हट गई, मतलब क्या था, जो वार्म कंडीशन थी वो हट गई। अब इसकी वजह से जो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस होना था, जो रिसेप्टर सेंस करने वाले थे, वो सेंस नहीं करेंगे, और रिसेप्टर क्या करेंगे, देयर इज नो स्टिमुलस। अगर स्टिमुलस नहीं है तो कंट्रोल सिस्टम के पास में जो रिसेप्टर्स है वो कोई रेस्पॉन्स लेके ही नहीं जाएंगे। अगर कंट्रोल सेंटर के पास कोई रेस्पॉन्स आएगा ही नहीं, तो वो इफेक्टर को कोई मैसेज नहीं देगा, इट्स नहीं। इफेक्टर के पास में अगर कोई कमांड नहीं है कंट्रोल सेंटर के पास से, तो इफेक्टर जो रेस्पॉन्स है वो भी प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो दिस इज आर एग्जांपल ऑफ योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। मतलब अगर स्टिमुलस नहीं है तो रेस्पॉन्स भी नहीं है, और सेम कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। सिंपल, अगर स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स भी प्रेजेंट होगा, सिंपल सी बात है। तो नेगेटिव फीडबैक क्या हो गया? अगर स्टिमुलस नहीं है तो रेस्पॉन्स भी नहीं है। अगर पॉजिटिव फीडबैक क्या हो गया? अगर स्टिमुलस है तो रेस्पॉन्स भी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है इसके एग्जांपल्स, ठीक है। एग्जांपल्स बहुत बार पूछे जाते हैं, और कैसे पूछते हैं उसका भी मैं एक एग्जांपल दे दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के क्या क्या एग्जांपल्स है वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो बॉडी टेम्परेचर हो गया आपका। बॉडी टेम्परेचर किस मैकेनिज्म पे काम करता है? नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट इज योर ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो कि अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। ब्लड ग्लूकोज लेवल आल्सो वर्क्स ऑन योर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। नेक्स्ट इज योर बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी किस मैकेनिज्म पे काम करता है? आपका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट इज, ये तो हो गए आपके नॉर्मल, ये ज्यादा पूछते हैं नहीं क्योंकि ये सबको पता है, क्योंकि एक
एक प्रथा है, जब भी ये नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखता है, हर कोई क्या मार्क करके आता है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो आजकल क्या करते हैं लोग, जो भी एग्जामिनर होता है वो एग्जाम को ट्विस्ट कर देता है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है, आपको लगता है नेगेटिव है, होता पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसको भी अपन डिटेक्ट करेंगे कि कैसे उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, बेसिकली जब भी स्टिमुलस होगा रेस्पॉन्स होगा। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं। Example is, first of all and very important example is childbirth. Childbirth, 2 time repeated question, childbirth. चाइल्ड बर्थ के टाइम पे मदर जो है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, बेसिकली इसको अपन बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो आपने देखा होगा चाइल्ड बर्थ के टाइम पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस के अंदर आपको पता है कि जो चाइल्ड बर्थ हो रहा है वो एक स्टिमुलस है। ठीक है, और ऑक्सीटोसिन रिलीज होना कब तक रिलीज होना, जब तक चाइल्ड बर्थ होगा। तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है इसके अंदर, कि बच्चा पैदा हो रहा है, इस कंडीशन में बच्चा ही एक स्टिमुलस है। ठीक है, बच्चा ही एक स्टिमुलस है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर ब्लड क्लॉटिंग। आप जब भी पैथो पढ़ोगे, देयर इज अ स्पेशल चैप्टर नोन एज हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी के अंदर एक स्पेशल चैप्टर है प्लेटलेट्स, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे क्लॉटिंग कैस्केड। क्लॉटिंग कैस्केड क्या होता है, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर 1 to फैक्टर 13। ये सारे फैक्टर जो होते हैं ये डिवाइडेड है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, इंट्रिंसिक पाथवे में, कॉमन पाथवे के अंदर। बेसिकली इन पूरे पाथवे और कैस्केड का मेन फंक्शन क्या है, जब भी आपको कभी लग जाए तो उस टाइम पे थ्रोम्बिन इकट्ठा करके एक थ्रोम्बस फॉर्म करने का, ताकि जो ब्लड है वो रुक जाए। ये मेन काम है ब्लड का। ये कैसे हो रहा है, अब आपकी बॉडी एक नॉर्मल स्किन के साथ आई है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ लगता है बेसिकली, ठीक है, तो बॉडी कैसे सेंस करेगी, वहां के आसपास के जो मैकेनिज्म है, जो भी फैक्टर्स है, वो इनको बताता है, ताकि फिब्रिन्स जो होता है वो एक्टिवेट होगा, थ्रोम्बस बनाएगा, और वहां पर क्या होगा, क्लॉट हो जाएगा, बेसिकली ब्लड क्लॉट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस होने के लिए जो फीडबैक सिस्टम काम कर रहा है वो होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज योर न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल, आपने जब नर्व्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो आपको पता होगा, जब सोडियम जो होता है बॉडी के अंदर, सोडियम चैनल से सोडियम रिलीज होता है तो डिपोलराइजेशन होता है, और इसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली अगर मैंने यहाँ पर टच किया एंड आई हैव टू फील दैट कि मेरी उंगली पे कोई टच कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और ये जो स्टिमुलस है बेसिकली ये वाया नर्व्स के थ्रू मेरे ब्रेन के पास पहुंच रहा है, न्यूरॉन्स के थ्रू मेरे ब्रेन के पास पहुंच रहा है, और वाया द न्यूरॉन्स ये वापस इफेक्ट वापस आएगा। ठीक है, तो ये न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ योर पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, अब यहां पर आपको पता पड़ गया विच आर योर नेगेटिव फीडबैक्स, योर ब्लड टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज लेवल, है ना, पीएच लेवल हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, दिस ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव फीडबैक। एंड पॉजिटिव फीडबैक, दिस इज योर चाइल्ड बर्थ हो गया, जिसके अंदर ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, दिस आर द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक। ब्लड क्लॉटिंग हो गया एंड न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जांपल्स एंड प्रोसेस ऑफ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक। सो नाउ अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को बताना कि ये नेगेटिव फीडबैक है या पॉजिटिव फीडबैक है। देखो, अ पर्सन हैविंग अ हार्ट अटैक, पर्सन को हार्ट अटैक आ रहा है एंड द ब्रेन रिलीजेस एड्रेनलिन इन रिस्पॉन्स ऑफ हार्ट अटैक। ठीक है, तो ब्रेन ने जो एड्रेनलिन रिलीज किया वो कौन सा मैकेनिज्म हुआ, ठीक है, कौन से मैकेनिज्म के हिसाब से उसने एड्रेनलिन रिलीज किया, whether it is a positive feedback mechanism, negative feedback mechanism, none of the above या फिर both of the above। ठीक है, तो आप इसको पॉज करके थिंक करिए, एक बार सोच लीजिए, उसके बाद आंसर करिए। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो अपन ने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल तो लिखा ही नहीं कि हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन ने सिग्नल दिया, वी डोंट नो, बट वी नो दैट कि अगर मान लो कि जो आपका ब्रेन है, मान क्या लो उसमें आपको पता है दैट द हार्ट एंड द ब्रेन इज कनेक्टेड वाया न्यूरॉन्स। आपको कैसे पता पड़ेगा, आपके ब्रेन को कैसे पता पड़ेगा कि हार्ट के अंदर हार्ट अटैक आया है? यस, वाया द न्यूरॉन्स विल सेंड द सिग्नल्स। और अपन ने अभी बात किया दैट द न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो इस टाइप से जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चंस को रोल अप कर देता है, क्वेश्चंस घुमा देता है। ठीक है, और इसके चक्कर में अपन को लगता है कि अपन ने पढ़ा नहीं है, बट अपन ने एक्चुअली में पढ़ा है, बस उसको अपन इन डेप्थ इसको ऊपर से नहीं देख रहे अपन। ठीक है, सो यू हैव टू लिटिल बिट थिंक लॉजिकली टू सॉल्व द क्वेश्चंस। एग्जैक्ट क्वेश्चंस अपन किसी भी वर्कबुक में नहीं ढूंढ सकते। आप सोचोगे कि यही सेम टू सेम लाइन आपको एग्जाम की स्क्रीन पे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, बट
यू हैव टू अप्लाई दिस नॉलेज टू योर एग्जाम क्वेश्चंस, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो इससे लिंक आएगा, ना कि सेम टू सेम आएगा, ठीक है। सो फॉर दिस वी हैव सी दैट द होम्योस्टेसिस फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। इसके अंदर आपको होम्योस्टेसिस की बात की थी अपन ने, एबिलिटी टू मेंटेन द इंटीरियर एनवायरनमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, एग्जांपल्स की बात की, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। ये जो पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है, इस पॉजिटिव फीडबैक्स को थोड़ा सा और अपन डिटेल में पढ़ेंगे, देन इट इज नोन एज योर गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। लेकिन गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ चीजें हैं जो कि होम्योस्टेसिस में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इट इज नोन एज क्लिनिकल रेलेवेंस, सो इट इज नोन एज क्लिनिकल रेलेवेंस, है ना, इसको मैं सीआर लिख देता हूं, क्लिनिकल रेलेवेंस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये क्लिनिकल रेलेवेंस क्या होता है? देखो अभी अपन ने पढ़ा, जो होम्योस्टेसिस होता है वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज करता है इन केस ऑफ कोल्ड। बेसिकली अगर पर्सन कोल्ड में है तो वो बॉडी का टेम्परेचर राइज अप करेगा, ठीक है। बट इन केस अगर होम्योस्टेसिस जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है और इस फीवर को नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, मतलब सॉरी, जो वार्म टेम्परेचर हो रहा है, पेशेंट का जो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, अगर उसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं मिला, मतलब होम्योस्टेसिस अगर काम नहीं किया, द फीवर विल राइज इन पेशेंट एंड अप विद फीवर, ठीक है। अगर मान लो होम्योस्टेसिस के अंदर कुछ भी दिक्कत आई तो, ठीक है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन होम्योस्टेसिस ने काम नहीं किया, देयर इज अ इनएबिलिटी टू होम्योस्टेट द पर्सन्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो पर्सन को क्या हो जाएगा? यस, डायबिटिक मेलाइटिस हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पर्सन हैविंग अ बीपी के अंदर क्या हुआ? पर्सन का हार्ट रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बट पेशेंट डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक होम्योस्टेसिस रिसेप्टर, लाइक बैरो रिसेप्टर नहीं है उसके पास में, ठीक है। तो पेशेंट क्या हो जाएगा? यस, हाइपरटेंशन हो जाएगा, पेशेंट एंड अप विद हाइपरटेंशन, ठीक है। इस टाइप के एग्जांपल्स जो है वो किसके एग्जांपल्स है? द फीवर हो गया, डायबिटिस मेलाइटिस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, दिस ऑल एग्जांपल्स ऑफ इफ अ होम्योस्टेसिस इज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ठीक है। एक चीज और है डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्यों? अगर मान लो पेशेंट स्वेट कर रहा है, ठीक है, अगर उसको नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला और स्वेटिंग जारी रही, स्वेटिंग निकलता, पानी निकलता गया, पेशेंट के अंदर जितना भी वाटर लेवल है वो स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा एंड पेशेंट एंड अप विद डिहाइड्रेशन। और ये सभी कंडीशन के अंदर, इस सभी कंडीशन के अंदर अगर अपन ने इसको ध्यान नहीं दिया, पेशेंट हैव अ वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन, जिसको अपन बोलते हैं शॉक, जिसको अपन क्या बोलते हैं? शॉक। सो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस, या फिर व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ होम्योस्टेसिस? शॉक इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द होम्योस्टेसिस, ठीक है। सो उसी के बाद अपन पॉजिटिव फीडबैक को आगे बढ़ते हैं। दिस इज नोन एज गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम? गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम को अपन सीधी सी भाषा में बोले तो इसको अपन बोलते हैं इंक्रीज्ड रेस्पॉन्स, इंक्रीज्ड रेस्पॉन्स। अब इंक्रीज्ड रेस्पॉन्स क्या होता है तो समझते हैं अपन, मैकेनिज्म पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, मान लो देयर इज अ स्टिमुलस फॉर द होम्योस्टेसिस, ठीक है। होम्योस्टेसिस के लिए कोई स्टिमुलस था, जैसे कि मान लो ये अपना स्टिमुलस है फॉर योर होम्योस्टेसिस, की इसके बाद में जो है सिस्टम को रेस्पॉन्स करना है, ठीक है। तो सिस्टम ने क्या किया? रेस्पॉन्स किया, ठीक है, सिस्टम ने रेस्पॉन्स किया, लेकिन ये जो रेस्पॉन्स है वो कम है। जस्ट एग्जाम्पल, अ पेशेंट इज गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चे को माँ जन्म दे रही है, ठीक है, एंड वाया द पॉजिटिव फीडबैक ऑक्सीटोसिन इज रिलीजिंग। बट अब क्या हुआ, दिक्कत क्या है? पेशेंट जो है, उसका जो बेबी है वो लार्ज बेबी है एंड इट विल नॉट डिलीवर नॉर्मली, ठीक है। लेकिन वी हैव टू पुट एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एफर्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये ब्रेन को पता पड़ रही है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट है इसको अपन बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। यस, द न्यू वर्ड फॉर गेन ऑफ फंक्शन इज एम्प्लीफिकेशन। सो बेसिकली जो रेस्पॉन्स है वो एम्पलीफाई हो गया, जो मल्टीप्लाई हो गया, ज्यादा रेस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं मोर रेस्पॉन्स, मोर रेस्पॉन्स। तो इसको क्या बोलते हैं? मोर रेस्पॉन्स आया बेसिकली, ठीक है। जब तक चाइल्ड बर्थ ना हो तब तक ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जब तक हार्ट रेट नॉर्मल नहीं होती है तब तक एड्रेनलिन रिलीज होता जाएगा, हो रहा इज दैट लाइक, ठीक है। तो उस हिसाब से जब तक कोई चीज है नॉर्मल ना हो जाती तब तक काम करता जाएगा, उसको हम बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन बेसिकली, ठीक है। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसका क्या इंपॉर्टेंस है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गेन ऑफ कंट्रोल सिस्टम? सबसे मेन इंपॉर्टेंस इज इट इज यूजफुल इन इमरजेंसी कंडीशन, useful in emergency condition, ठीक है।
जो इमरजेंसी कंडीशन होती है जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये जितने भी इमरजेंसी कंडीशन है इसके अंदर गेन ऑफ फंक्शंस बहुत काम आता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर। और एक चीज और याद रखना, ये गेन ऑफ फंक्शन रुकेगा कैसे? सो इट्स ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, ऑटोमेटिकली स्टॉप्स। और कब स्टॉप होगा? व्हेन स्टिमुलस इज रिमूव्ड। जैसे ही स्टिमुलस हटा, जो रेस्पॉन्स है वो भी हट जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंस यूजफुल इन द इमरजेंसी कंडीशन। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल्स अपन ने पहले ही पढ़ लिए, फिर से बात कर लेते हैं। लेबर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ गेन ऑफ फंक्शंस हेल्प्स वेरी मच, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग, जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाती है बॉडी टू क्लॉट द ब्लड इन केस ऑफ अ हैवी इंजरी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गेन ऑफ फंक्शन बेसिकली, ठीक है। एंड लास्टली दिस इज द न्यूरोलॉजिकल एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, न्यूरोनल एक्शन पोटेंशियल। यही सेम एग्जांपल ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक, बिकॉज जो एबिलिटी है पॉजिटिव फीडबैक की, अगर वो काम करती जाए उसको अपन बोलते हैं गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। एंड लास्ट वन इज क्लिनिकल रिलेवेंस फॉर द गेन ऑफ फंक्शंस। देखो इसके अंदर क्या होता है, अपन ने दो चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो अगर पर्सन को ब्लीडिंग है, और ब्लीडिंग कैसी है? अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, ठीक है, अनकंट्रोल ब्लीडिंग है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? बॉडी क्या करेगी? गेन ऑफ फंक्शन करती रहेगी, थ्रोम्बोसिस करती रहेगी, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बनाती रहेगी। बट एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी क्या होगा? बहुत सारा थ्रोम्बस बॉडी के अंदर बिल्डअप हो जाएगा, एंड दिस विल लीड टू थ्रोम्बोसिस। बॉडी के अंदर थ्रोम्बोसिस हो सकता है ड्यू टू हाई थ्रोम्बस फॉर्मेशन विच इज रिजल्ट ऑफ गेन ऑफ फंक्शन। एंड द लास्ट वन, एक एग्जांपल और है, दैट इफ यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है, यूटेरस ज्यादा स्टिमुलेट हो गया बेसिकली, ठीक है। आपको पता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा। बट इन केस अगर यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन हो गया, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर बच्चे की जान जा सकती है वाया फीटल डिस्ट्रेस, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस के थ्रू बच्चे की जान जा सकती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इंट्रोडक्शन एंड सम स्टेजेस ऑफ द होम्योस्टेसिस, ठीक है। इसके बारे में अपन और डिटेल्स में बात करेंगे इन नेक्स्ट कभी और किसी केसेस में, लेकिन इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फिजियोलॉजी बेसिकली दिस मच इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशंस, ठीक है। मेरी जो पीडीएफ है बेसिकली उसके अंदर जो वर्कबुक दे रखी है, दिस इज द जनरेटेड वर्कबुक बेसिकली। इसके अंदर सब कुछ डेफिनेशंस, इमेजेस, सब कुछ प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। सो यू कैन कैरी थ्रू दैट आल्सो, एंड यू आल्सो गेट दिस पीडीएफ आफ्टर दिस कंप्लीट सेशन ऑफ द फिजियोलॉजी, ठीक है। ये जो पीडीएफ है जो कि हैंड रिटन नोट्स वाली है वो भी आपको मिल जाएगी, और जो आपके पास वर्कबुक पीडीएफ है वो एक वर्कबुक स्टाइल पीडीएफ है बेसिकली, ठीक है। इट्स नॉट द हैंड रिटन, कंप्यूटर प्रिंटेड बेसिकली, ठीक है। सो बोथ द केसेस द इंफॉर्मेशन इज सेम लेआउट से चलेंगे अपन, ठीक है, एंड सेम इंफॉर्मेशन विल बी शेयर फ्रॉम द वीडियो एंड द ऑनलाइन सोर्स, ठीक है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, द फर्स्ट एपिसोड ऑफ फिजियोलॉजी विच इज होम्योस्टेसिस, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड में अपन बात करेंगे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर बॉडी लेवल्स के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए बने रहिए मेरे साथ में। माई सेल्फ डॉक्टर मनप्रीत CM, यू आर वॉचिंग क्रेनियम मेड्स, लेट्स बिकम अ बेटर डॉक्टर। थैंक यू।